अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी, तो आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट आवर की क्या स्ट्रेटजीज हैं। अब बात करते हैं सेकंड आवर। जब आप सेकंड आवर पे आते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि कोड ऑफ एथिक्स के सवालों को अटेम्प्ट किया जाए। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 5 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें आपने दोनों फ्रेमवर्क्स के मुताबिक सोचना था, यानी कि कोड ऑफ एथिक्स और उसके साथ साथ आपने सोचना था कंपनीज एक्ट के ऊपर। बीबीएल एक लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट है। इसको ऐसे कर लेते हैं। जी, तो बीबीएल एक लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट है। फर्म है उमर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बीबीएल ने लोन दिया है 5 मिलियन का पार्टनर को, यूसीसी, यानी कि जो उमर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पार्टनर हैं उनको 5 मिलियन का लोन दिया। अब अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट, तो आपको याद होगा कि लोन अगर आप दे रहे हैं किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड से हट के, तो उसमें कोई मसला नहीं। चूंकि ये क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं था तो एज पर कंपनीज एक्ट ये क्वालिफाई, कोई किसी भी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। बट अगर मैं इसी सवाल को कोड ऑफ एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हाँ, यहाँ पे मेरे पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा जो कि मेरी इंडिपेंडेंस को टारगेट करेगा। और लोन भी अच्छा खासा है, 5 मिलियन का लोन। तो सेल्फ इंटरेस्ट जिससे मेरी इंडिपेंडेंस खराब हो जाएगी। कमाल ऑडिट मैनेजर है, था पिछले साल के ऑडिट के ऊपर। फैसलाबाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड क्लाइंट का नाम है। अब उसने ज्वाइन कर ली है एफटीएमएल एज मैनेजर फाइनेंस प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ करंट ईयर्स ऑडिट, यानी कि इस दफा के ऑडिट शुरू होने से पहले वो वापस चला गया है अपनी पुरानी कंपनी के अंदर। अब मजे की बात तो ये है कि कमाल पहले हमारे पास ऑडिट मैनेजर था, अब वो हमें छोड़ के उनके पास चला गया वापस, जिसका हमने लास्ट टाइम ऑडिट किया था। तो अगर मैं थ्रेड्स के ऊपर जाऊं, अगर मैं थ्रेड्स के ऊपर बात करूं, तो सेल्फ इंटरेस्ट नजर आ रहा है, पैसे हैं, फेमिलियरिटी और इंटीमेशन। सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन थ्रेट हमें देखने को मिल जाता। बट अगर मैं इस सवाल को कंपनीज एक्ट की नजर से देखूं, अगर मैं इसको कंपनीज एक्ट की निगाह से देखूं, तो अब ये बंदा ऑडिट में है ही नहीं। पिछली दफा था, इस दफा वो छोड़ के चला गया है और उसने कंपनी ज्वाइन कर ली है। वही कंपनी जिसका लास्ट टाइम हमने ऑडिट किया था, वही कंपनी जिसका लास्ट टाइम हमने ऑडिट किया था, वो वहां पे जाके बैठ गया। ठीक है, तो इससे कंपनीज एक्ट को कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि ये पार्टनर नहीं है। कंपनीज एक्ट को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पार्टनर लेवल पे होती हैं, एम्प्लॉय लेवल पे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं कंपनीज एक्ट को, क्योंकि प्रॉब्लम तब आती जब ये इस दफा कंपनी को छोड़ के फर्म ज्वाइन करता, जो कि उसने नहीं किया, उसने रिवर्स किया है। तो कोई मसला इनको नहीं आने वाला।
फिर ऑसम होटल्स एक लिस्टेड कंपनी है जिसका ऑडिट किया है मंसूर एंड कंपनी ने। पार्टनर्स जो है वो होटल में रहते हैं जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। पार्टनर्स होटल में रहते हैं जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब अगर मैं इसको कोड ऑफ एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि जब वो ट्रैवल करते हैं और वहां पे स्टे करते हैं तो डेफिनेटली उनका मुफाद तो है। ये उस वक्त आएगा जब ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ में नहीं हो रही। और अगर ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ में हो रही है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही है, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा जरूर, मगर उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट सा हो जाएगा। और अगर मैं इसी सवाल को आंसर करूं फ्रॉम कंपनीज एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पे एक पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था, बिजनेस ट्रांजैक्शंस अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर ऐसा हो तो मसला पड़ता है। अब देखते हैं, पार्टनर्स जो हैं मसूर एंड कंपनी के, वो वहां पे स्टे कर रहे हैं उनके होटल में। तो अब यहाँ पे होगा ये कि वो जो क्लॉज है कि पर्सन और अ फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी अदर देन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फर्म, जो उनका बिजनेस है। तो अब उनका नॉर्मल जो बिजनेस है होटल बिजनेस में, वो यही तो है कि आप जो है वो मुसाफिरों को पनाह देते हैं, उनको रिहाइश देते हैं ताकि वो आराम कर सकें। तो ये भी किसी भी तरह से वॉयलेशन नहीं है। तो जब ये वॉयलेशन नहीं है, बस देखा ये जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर तो बहुत ही हैवी किस्म का वो फेवर दे रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट पे जा रहा है, तो फिर मैं कहूंगा कि ये अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स में चला गया, तो फिर कंपनी जेड को तकलीफ होगी। अगर नॉर्मल वे में है तो फिर कंपनी जेड को कोई मसला नहीं आने वाला। हुंजा लिमिटेड कंपनी का नाम है, ऑडिट टीम मेंबर के पास नहीं, उसने इनहेरिट किए हैं 1 लाख शेयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। तो अगर मैं इसको देखूं विद रिस्पेक्ट टू कोड ऑफ एथिक्स तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सीधा सीधा। और अगर कंपनीज एक्ट पे जाऊं तो अब फादर के डेथ के बाद उसके पास शेयर्स आ गए। तो अब वो शेयर्स वाला पॉइंट हिट कर जाएगा कि कंपनी में या उसकी एसोसिएट में शेयर्स। मगर रुक जाए, मजे की बात तो ये है कि ये पार्टनर नहीं है, और हमें पता है कि कंपनीज एक्ट की तमाम कंडीशंस किस पे लगती हैं, पार्टनर पे लगती हैं। तो इसको कोई मसले इसमें नहीं होगा। ये अगर शेयर्स रखता भी है तो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर थ्रेट जरूर आएगा, मगर कंपनीज एक्ट ने इसको किसी भी तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं करना। दिस केस विल हैव नो इफेक्ट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। तो बड़ा मजे का ये सवाल है जो कि दोनों कॉन्सेप्ट्स को साइड बाय साइड क्लियर कर देता है। अच्छा, एक और सवाल हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ था फॉर कोड ऑफ एथिक्स। इसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने डिस्कस करने थे थ्रेड्स और बताने थे कि कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इससे इफेक्ट हो रहे हैं। 15 मार्क्स का सवाल जो कि सेकंड आवर में हो जाना चाहिए था। यू आर अ पार्टनर एट अ वेल एस्टेब्लिश्ड ऑडिट फर्म। वन ऑफ योर क्लाइंट्स GVL recently had its loan restructured by bank. As part of the restructuring agreement, the bank waived significant part of the markup on the loan. लोन को रिस्ट्रक्चर करवाया गया और जिसकी वजह से बैंक ने सिग्निफिकेंट जो मार्कअप था उसको खत्म कर दिया। और मार्कअप से ही तो बैंक चलता है। अंडर द रेलेवेंट टैक्स लॉज द दिस वेवर रिजल्ट्स इन टैक्सेबल इनकम। अब मसला ये हो गया कि जब उन्होंने मार्कअप को खत्म किया तो ये टैक्सेबल इनकम बन गई। कंपनी के CFO ने अप्रोच किया है आपकी फर्म को फॉर एडवाइस ऑन हाउ टू अकाउंट फॉर दिस मार्कअप वेवर, जिससे वो इसकी जो टैक्सेबिलिटी है उसको अवॉइड कर सके। अब एक दफा सवाल को हमने रीड किया, अब इसको एक और एंगल से देखते हैं। यू आर अ पार्टनर, आपको पार्टनर बनाया गया एट अ वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म, फर्म का नाम नहीं बताया। वन ऑफ योर क्लाइंट, क्लाइंट का नाम है GVL, हैज रिसेंटली उसने अपना लोन रिस्ट्रक्चर कराया बैंक से। एज पार्ट ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट बैंक ने सिग्निफिकेंट पोर्शन खत्म कर दिया।
अंडर द रेलेवेंट टैक्स लॉस इस वेवर की वजह से ये अब आपकी टैक्सेबल इनकम बन गई है। कंपनी के सीएफओ ने आपको अप्रोच किया है योर फर्म टू एडवाइज ऑन हाउ कि वो इस मार्कअप को कैसे लेके चले। अब जो थ्रेट्स यहाँ पे अराइज होते हैं, नंबर वन, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मजे की बात तो ये है कि आप पार्टनर हैं एक ऑडिट फर्म के, और वो आपका ऑडिट क्लाइंट है, यानी कि आपने उसका ऑडिट किया है या करना होगा। उससे पहले, चले लेट सपोज आपने भी करना है, तो उससे पहले वो एक अकाउंटिंग का इशू आपके पास ले आए, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की सजेशन वो आपसे मांग रहे हैं कि बताएं इस टैक्सेबल इनकम से हम कैसे बचें। अब अगर आप उनको ये चीज बता देंगे तो बाद में लेटर ऑन यही चीज जब आपके सामने आएगी फ्रॉम द ऑडिट पर्सपेक्टिव, तो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी। तो अब ऑडिटर इस पोजीशन में नहीं है कि उसको ये बात जो उसकी असल अकाउंटिंग है वो समझा सके, या तो जिसने समझानी है फिर वो टीम में ना रहे, तो ये इस थ्रेड को हम कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज सेल्फ रिव्यू तो आना ही आना है, जो कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी को खराब कर देगा, जो कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी को खराब कर देगा। तो अब ये किस प्रिंसिपल को हिट करेगा? प्रोफेशनल बिहेवियर को। क्योंकि एक चीज ऑडिटर को आती है, आते हुए भी अगर वो नहीं बता रहा तो भी मसला है, और अगर बता दे और बाद में उसी चीज को दोबारा से जाके देख रहा हो तो भी मसला है। तो ऑडिटर इसकी वजह से एक कश्मकश का शिकार है, वो प्रोफेशनल बिहेवियर के जाल में फंस चुका है। फिर इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल भी कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि अगर वो इसको ना बताए और बाद में ये कहे कि भाई तुम लोगों ने तो अकाउंट से गलत बनाए हुए हैं, तो भी मसला है। बता दे तो भी उसकी इंटेग्रिटी डाउट पे चली जाती है, क्योंकि उसने उसकी प्रायर टू ऑडिट हेल्प की हुई है अकाउंट्स में, और ऑडिटर किसी भी तरह की फॉल्स और इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशंस के साथ अपने आप को अटैच वैसे भी नहीं करता। तो अगर तो वो, तो मतलब अगर हम इवेलुएट करते हैं उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इम्पार्शियल होके, तो हमें बता देनी चाहिए, हमें बता देनी चाहिए। बट अगर हम उसको ऑडिट के साथ रख के देखें तो फिर हम थोड़े से सहम गए हैं, हम नहीं बता सकते। फिर एक और मसला भी आएगा, एडवोकेसी भी आ सकती है यहाँ पे। अगर आप में से किसी ने एडवोकेसी की तरफ सोचा है तो यस वो आ सकती है, क्योंकि ऑडिटर बेसिकली एडवोकेट कर रहा है क्लाइंट के इंटरेस्ट को इन प्रपोजिंग या सपोर्टिंग एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब वो बताएगा तो टेक्निकली वो सपोर्ट कर रहा है या वो प्रपोज कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने एडवोकेसी के बारे में नहीं भी सोचा तो मसले वाली बात नहीं, क्योंकि वो सेकेंडरी थ्रेट है। यहाँ पे जो मेन थ्रेट है, जो प्राइमरी थ्रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिव्यू ही है, और दूसरा कोई थ्रेट यहाँ पे एग्जिस्ट एज सच इतना ओपनली नहीं करता, क्योंकि एडवोकेसी छुपा हुआ जरूर है, छुपा हुआ जरूर है, क्योंकि आप प्रपोज करेंगे, आप सजेस्ट करेंगे उनको काउंटर ट्रीटमेंट, और बाद में अपनी ही चीज को जब आप रिव्यू करने के लिए जाएंगे तो अपनी चीज को तो गलत कहेंगे नहीं। तो एडवोकेसी वहां से भी अराइज हो सकता है, एडवोकेसी वहां से भी आ सकता है, मगर अगेन मैंने आपको बताया था कि एडवोकेसी के बारे में इतना ज्यादा सोचना आपने नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ रिव्यू निकाल के उसके जो रेलिवेंट प्रिंसिपल्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं वो लिख दें, तो दैट इज ऑल्सो वेल सफिशिएंट। अच्छा जी, नीचे देखते हैं। You are a partner at an audit firm responsible for auditing the financial statements of Nova Mart Limited, a well-known retail chain. NML has been with your firm for over a decade, and over time, you have developed a close working relationship with NML senior management, particularly the CFO, जो कि किसी और टाइम पे किसी और फर्म में आपका कुलीग भी रह चुका है। ओ भाई साहब, इतने ज्यादा थ्रेट्स, फैमिलियरिटी तो भर भर के डाल दिया। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, क्लोजली आप जानते हैं, एक जमाने में कोलीग रह चुका है, बहुत ज्यादा बाइस्ड हो गए हैं, तो फैमिलियरिटी तो इसमें डूब चुकी है। इतनी ज्यादा हाई फैमिलियरिटी थ्रेट है कि इसका सिग्निफिकेंस तो रोकने से भी नहीं रुक सकता, क्योंकि अब आप उसके लिए बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक वे में चलेंगे।
जो भी मसले मसाइल आएंगे आप छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवर द टाइम भी आपका जो रिश्ता है वो गहरे से गहरा हुआ है। तो अब यहाँ पे स्केप्टिसिज्म तो आने से रहा, अब यहाँ पे जजमेंट तो आने से रहा, अब डिफिकल्ट है। आप यहाँ पे किसी भी तरह से अपनी ऑब्जेक्टिविटी को बरकरार रख ही नहीं सकते। तो इतनी बात जब उसने की है, तो इतनी बात से तो वो साफ साफ बहुत ही ज्यादा हैवी किस्म का फेमिलियरिटी थ्रेट यहाँ पे डाल के चला गया। नीचे देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। कहता है कंपनी इज करेंटली अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेन ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। During the audit, your team discovered that company has been aggressively recognizing revenue earlier than appropriate to boost its financial results. वो कहता है कि कंपनी अब जो है वो बहुत ही तगड़े तरीके से काम कर रही है, और बस वो जहां से उसको रेवेन्यू नजर आता है हल्का सा भी, वो उसको उठा के ऐड कर लेते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। सेल्फ इंटरेस्ट रहता है बहुत बड़ा, क्योंकि ये मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अकाउंट्स को गलत दिखाएंगे। उनका एक जाती फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अटैच हो गई है फर्म के साथ। तो अब इनको देखना पड़ेगा। द CFO approaches you privately acknowledging the issue but ask if you can overlook this in the audit reports। ने कहा यार ओवरलुक कर देना, साइटिंग के हमें अभी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ दिखानी है ताकि हम एडिशनल फाइनेंसिंग हासिल कर सकें। CFO ने यह भी हिंट दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रिसेंटली कहा है कि हम शायद ऑडिट फर्म भी चेंज कर दें। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन। जो CFO ने ये आखिरी बात की है ना, ये इंटिमिडेशन थ्रेट लेकर आ रही है बहुत हैवी किस्म का, और ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट लेकर आ रही है बहुत हैवी किस्म का। तो इंटेग्रिटी भी ब्रीच, ऑब्जेक्टिविटी भी ब्रीच, जिसकी वजह से ये बहुत ही हैवी किस्म के थ्रेट्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो अगेन 15 नंबर मेरा ख्याल से अच्छी तैयारी के साथ आपके 10 से ऊपर नंबर तो यहाँ से आ जाने चाहिए थे, बनते भी थे। अच्छा जी, तो सेकंड आवर में और जो सवाल आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था आफ्टर कोड ऑफ एथिक्स, दैट कुड हैव बीन क्वेश्चन नंबर 7। मतलब 7 को अगर आप शुरू भी कर देते, उसके अगर दो पार्ट्स तीन में से कर देते, तो दैट वाज सफिशिएंट। अगर एक भी किया हो तो ये सफिशिएंट है। बट अब हम क्या करेंगे, 7 को और जो बाकी के सवाल हैं रिपोर्ट्स के, उनको डिस्कस करते हैं अगली